नमस्ते दोस्तों। आज हम बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर जो एनसीईआरटी का 12th क्लास का यूनिट नंबर 8 है, इसके अंदर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स का सीवी स्टेटमेंट में किस तरह से यूज किया जाता है और विच आर द माइक्रोब्स आर इन्वॉल्व, और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट दी जाती है, आप अगर पिक्चर्स देखते हो ना तो आपको इजीली समझ में आता है। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द माइक्रोब्स, इन विच प्रोसीजर माइक्रोब्स आर यूज्ड एंड हाउ दे विल गोइंग टू यूज इट। That is the most important point. चलो आज हम देख लेते हैं माइक्रोब्स इन CV statement in very simple and the lucid way with Professor B's positive way. Okay. यहाँ अगर हम सिलेबस चैप्टर्स का देखने की कोशिश कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट वी कवर माइक्रोब्स का हाउस होल्ड में किस तरह से यूज किया जाता है, माइक्रोब्स का इंडस्ट्री में किस तरह से यूज किया जाता है, और आज के लिए हमारा टारगेट है माइक्रोब्स का सीवेज ट्रीटमेंट में किस तरह से यूज किया जाता है। तो फर्स्ट हमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीवेज का मतलब क्या होता है। सीवेज अगर उनके डिस्पोजल के लिए हमारे पास कौन सी मेथड्स है, एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू लुक टुवर्ड्स What is the meaning of a STP plant और STP plant के अंदर कितने यूनिट आते हैं, and last things where we're going to find out where the microbes are used. We'll cover most of the point from the NCERT angle, but there are some point even we're going to cover from the NEET examination analysis. That is the most important one. Okay, we'll going through the chapter one by one. Here if you're going to define the sewage, हर एक सिटीज होती है, हर एक इंडस्ट्रियल यूनिट होती है जो उनका वेस्ट वाटर होता है ना, तो वेस्ट वाटर कहाँ पे डिस्पोज किया जाता है। तो वेस्ट वाटर डिस्पोज करने के लिए जो नेचुरल स्ट्रीम्स होती है, जिसे हम रिवर बोलते हैं, या कोई भी स्ट्रीम होती है ना, उसके अंदर इस तरह का पाइपलाइन लगा दिया जाता है हर एक सिटी में। तो ये हमारे लिए एक, हम कहेंगे कि एक ट्रेडिशनल मेथड हो चुकी है कि वेस्ट वाटर है तो उसकी कुछ भी ट्रीटमेंट ना करके हम उसको नेचुरल रिवर में छोड़ देते हैं। अगर नेचुरल रिवर में छोड़ देते तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हैव द पोल्यूशन फॉर द सिटीज एंड आल्सो द एनवायरनमेंट आल्सो। तो सीवेज का मतलब क्या होता है, जो इंडस्ट्री और सिटीज में जो ह्यूमन एक्सक्रीटा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है, नॉट ओनली द ह्यूमन एक्सक्रीटा, हमारे जो बाकी भी वेस्टेज चीज होती है जो घर में हम यूज करते हैं, मोस्टली ऑर्गेनिक मैटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये ह्यूमन एक्सक्रीटा उसका मेजर कंटेंट होता है। एट द सेम टाइम म्युनिसिपल का जो वेस्ट वाटर होता है ना, दिस इज आल्सो द कंटेंट, एंड दीज एक्सक्रीटा और दीज सीवेज वाटर इट कंटेन द मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक इन्वोजन। अगर इसको हमें ट्रीट करना है, वेदर वी कैन यूज द माइक्रोब्स, तो अगर ये माइक्रोब्स यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ आंसर्स होना चाहिए। तो ये सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर का डिस्पोजल करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड है। यस, वी हैव सम मेथड, और ये सम मेथड जो होती है उसके लिए हम नाम देते हैं, जो आपको पिक्चर्स में जो प्लांट दिखाई दे रहा है ना, दिस इज नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सिटी या इंडस्ट्री का जो वेस्ट वाटर आता है, ये बिफोर किसी रिवर में, किसी नेचुरल स्ट्रीम में इनलेट करने के पहले उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट दी जाती है, जिसकी वजह से जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो पोल्यूटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी तादाद कम की जाती है। तो मोस्टली दिस ट्रीटमेंट इज डन, ये जो एसटीपी जिसे हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं, ये ट्रीटमेंट इज गिवन बाय द हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स। तो यहाँ देखो, ये माइक्रोब जो होते हैं ना, वो हमारे लिए काम के होते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन माइक्रोब्स व्हिच आर यूज्ड इन द सीवेज ट्रीटमेंट। तो हम फर्स्ट देखेंगे कि किस स्टेज में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के किस स्टेज में कौन से माइक्रोब्स और किस तरह यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में दो ट्रीटमेंट की जाती है, एक ट्रीटमेंट होती है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरी ट्रीटमेंट होती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। एट द सेम टाइम वहां पे कुछ आपको सेकेंडरी के बाद टर्शियरी ट्रीटमेंट मिलती है। तो टर्शियरी ट्रीटमेंट क्या होती है जरूर वो भी हम देख लेंगे, लेकिन फर्स्ट हमारा ध्यान होगा इस पूरे प्लांट को समझ लेना। तो देखो, ये जो आता है हमारे लिए सीवेज होता है, वेस्टेज वाटर होता है। तो ये जो पार्ट होता है इट इज डिवाइडेड इनटू, ये पार्ट होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट।
तो अगर ये नदी या नाला में छोड़ने के पहले मे बी जो भी उसके अंदर प्लास्टिक होगा या बड़े बड़े पत्थर हो सकते हैं ना, इट इज नीडेड टू बी सेपरेट। तो ये स्क्रीन या फिल्टर लगा दी जाती है। अगर स्क्रीन और फिल्टर होती है तो पेबल, ग्रीट, चेम्बर्स, जो भी बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, उनको सेपरेट करने के लिए ये जो फर्स्ट ट्रीटमेंट दी जाती है, आइदर वी कैन कॉल इट नंबर ऑफ वेज होते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी ट्रीटमेंट में तो ये जो मेथड्स होती है वी कॉल इट इज सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशंस। अगर इनिशियली जो फ्लोटिंग डेब्रिस होता है, इस तरह से मैंने कहा प्लास्टिक का कागज होगा या बाकी चीजें जो वेस्ट वाटर के ऊपर फ्लोटिंग करती है ना, उनको निकालने के लिए फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में उसे हम सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट अगर पेबल होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज की जाएगी सॉइल और पेबल के लिए, उसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। अगर ये फिल्ट्रेशन हो जाता है, सेडिमेंटेशन हो जाता है ना, तो वी आर गोइंग टू अलाउ दिस दी सॉइल पार्टिकल्स टू सेटल डाउन। तो ये सेटल डाउन होने के लिए जो भी ये मटेरियल बाकी रह जाता है ना, जो सेडिमेंटेड पार्टिकल, उसके लिए नाम दिया जाता है प्राइमरी स्लज। तो जो सेडिमेंटेशन है, सॉलिड पार्टिकल्स है, उसके लिए हम नाम देते हैं प्राइमरी स्लज। और जो ऊपर का सुपरनेटेंट फॉर्म जो रहेगा, उसके लिए हम नाम देते हैं इफ्लुएंट। तो ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट से, वो हम उसे भेज देते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये प्राइमरी ट्रीटमेंट समझ में आया होगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट में कितने प्रोसीजर्स होते हैं और पर्पस क्या होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट का मेन पर्पस होता है कि जो फिजिकल पार्टिकल्स होते हैं वेस्टेज वाटर में, या फ्लोटिंग होते हैं, पेबल्स होते हैं, सॉइल्स होते हैं, मे बी नंबर ऑफ चीजें होती है, मींस फिजिकल मैटर, उनको सेपरेट करना। तो वी आर फॉलोइंग टू मेथड। ये एक मेथड होती है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, उसका मतलब होता है जो फ्लोटिंग डेब्रिस है उसको हम रिमूव करते हैं। दूसरा जो मतलब होता है, जो वेस्ट वाटर के अंदर जो सॉइल्स होती है, जो स्मॉल पेबल्स होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम सेडिमेंटेशन इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो सेडिमेंटेशन से क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी पैरामीटर, जो हेवी रहता है, इट विल गोइंग टू बी सेटल डाउन इन द प्राइमरी क्लैरिफायर। तो ये जो सेटल डाउन होते हैं ना, उनको हम प्राइमरी स्लज कहते हैं। और ये प्राइमरी स्लज जो होते हैं, आइदर विल गोइंग टू बी फर्दर फॉर स्लज ट्रीटमेंट हो जाती है, या उसको हम डिस्पोजल कर लेते हैं। नेक्स्ट जो सुपरनेटेंट लिक्विड फॉर्म होता है, जिसके लिए हमने नाम दिया था प्राइमरी इफ्लुएंट, ये प्राइमरी इफ्लुएंट मूव किया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में चले जाने वाले हैं। तो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट में ये देखा कि प्राइमरी इफ्लुएंट अभी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में अंदर आ चुका है। इट इज दी इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो हमने कहा ना, हेटेरोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम सीवेज वाटर को ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है ना, कहाँ पे यूज किया जाता है, कहाँ पे माइक्रो यूज किए जाते हैं ना, तो दिस इज यूज इन बायोलॉजिकल। तो ये तो फिजिकल सेपरेशन होता है, यहाँ पे कोई माइक्रोब यूज नहीं किया जाता। माइक्रोब कहाँ पे यूज किया जाता है, तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे आता है जो प्राइमरी इफ्लुएंट आता है। प्राइमरी इफ्लुएंट हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आपको एयर कंप्रेशर है, तो मैकेनिकली वी डू द एरेशंस, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। जो इफ्लुएंट प्राइमरी मेथड से या प्राइमरी ट्रीटमेंट से आता है, उसको हम एरेशन टैंक्स में उसको थोड़ा सा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन प्रदान करने से क्या हो जाता है कि दीज जो एरोबिक माइक्रोब्स है, हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब जो इफ्लुएंट में होते हैं, दे गेट द ऑक्सीजन। अगर उन्हें ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, तो जो वेस्टेज वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जिस तरह से मैंने नंबर ऑफ एग्जांपल दिए, तो डेफिनेटली दे विल गोइंग टू बी द डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, उनका ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उनको ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान किया जाता है एरेशन से। तो एरेशन से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान किया जाएगा, तो माइक्रोब गोइंग टू डिग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर। वो जो ऑर्गेनिक मैटर उसी को कम करना चाहते हैं। वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, दे गेट द एयर फ्रॉम द मैकेनिकल मीनिंग। जिस तरह से एयर कंप्रेशन से एयर मिलती है ना, तो दे विल गोइंग टू डेवलप द सम फ्लोक्स। फ्लोक्स का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन फिलामेंट की तरह, फंगल की फिलामेंट की तरह, दे विल गोइंग टू फॉर्म द मेश लाइक स्ट्रक्चर। तो थोड़ा सा ये हमारे यहाँ पे जो फ्लोक लाइक स्ट्रक्चर्स मिलता है। तो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन प्रदान किया जाता है। एरेशन टैंक में ऑक्सीजन प्रदान किया जाता है, तो दे विल गोइंग टू फॉर्म द फ्लोक्स फॉर्म करते हैं। और ये फ्लोक्स की वजह से, फ्लोक्स क्या होता है,
दिस इज अ बैक्टीरिया विद फंगल मेश लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये ऑर्गेनिक जो मैटर्स होते हैं ना इफ्लुएंट में, वो उनको डाइजेस्ट करते हैं, उनका ऑक्सीडेशन करते हैं। ये पॉइंट हमने यहीं पे समझ लिया। हमेशा ये चीज अगर आप देखते हो ना, बुक में भी उसका एक हमने क्या इंडिकेशन दिया है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये समझने के लिए हमारे पास ये छोटा फॉर्म में समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये इफ्लुएंट है, इफ्लुएंट में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या काम करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, या जिस तरह का ह्यूमन एक्सक्रीटा है, अदर भी बायोलॉजिकल ओरिजिन प्रोडक्ट होते हैं ना, उनको डिकम्पोजिशन, उनको डिग्रेड करने का काम करते हैं, जिसे शास्त्रीय भाषा में हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो उन्हें डिग्रेडेशन करने के लिए उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इनपुट होता है। उसका मतलब जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा हो गए, जिसको भी ब्लैक कलर में दिखाई दिया, अगर जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा हो गए, जितना ह्यूमन एक्सक्रीटा ज्यादा होगा, जितना बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इफ्लुएंट में ज्यादा होगा, उनको उतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट मिलेगी। उसी ऑक्सीजन को हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अगर ये इफ्लुएंट वाटर को हम चेक करते हैं और उनकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होती ना, उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, और ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है मींस दे नीड टू मोर ऑक्सीडेशन। ये क्यों ऑक्सीडेशन लगता है? बिकॉज दिस इज एरोबिक, दिस इज मेकेनिज्म एरोबिक। ज्यादा ऑक्सीजन का मतलब होता है ज्यादा पोल्यूटेड वाटर। दिस वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको इतना भी समझ में गया ना कि बीओडी का अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, अगर बीओडी की वैल्यू ज्यादा होती है, तो वी हैव टू बी अंडरस्टैंड कि उस वेस्ट वाटर या नदी का जो पोल्यूशन लेवल है वो सबसे हाई होता है। अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की अगर हम डेफिनेशन देखना चाहते हैं, तो 1 लीटर वाटर में, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि 1 लीटर मैटर्स में जितने ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, वो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। तो दिस इज नोन एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। The amount of the oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized the bacteria। 1 liter हमने सीवेज वाटर लिया, और सीवेज वाटर में जितने ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनको कंज्यूम करने के लिए 1 लीटर जो हमने सैंपल लिया वो कितना कंज्यूम करता है ऑक्सीजन। दिस इज नोन एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और हमारा जो एरेशन का मेन पर्पस जो होता है ना, वो ऑक्सीजन प्रदान करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होगा उसको यूज नहीं करेंगे, बल्कि वो एरेशन का ऑक्सीजन यूज करेंगे, जो हमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट में देखा था। तो अगर यूज करने के बाद इनडायरेक्ट मीनिंग क्या होता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन का डिमांड ये होता है कि कितना ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैप्चर किया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन किस लिए कैप्चर करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन इसलिए कैप्चर करते हैं, इसलिए अपटेक किया जाता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको कंज्यूम करना पड़ता है, उनको ऑक्सीडाइज करना पड़ता है। तो ये एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंस होता है, जितना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगा उतना वो सीवेज वाटर ज्यादा पोल्यूटिंग होगा। ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पे देखो, ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो यूनिट है ये मिलीग्राम पर लीटर होता है। अगर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली इट इज द पोल्यूशन कंडीशन ज्यादा पुअर होगी। अगर 6 to 9 तक होगा तो यस इट इज अ पोल्यूटेड, इंडिकेटिंग ऑर्गेनिक मैटर उसमें है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पांसिबल फॉर डिकम्पोजिशन। तो उसका एक ऑर्डर आएगा जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, गंदा ऑर्डर लगता है। तो ये मैटर आपको यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंस होता है, और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आता है। नेक्स्ट थिंग ये आपको देखना इंपॉर्टेंस होता है कि अगर हम यहाँ पे दूसरा जो ट्रीटमेंट हम देखने वाले हैं, कि जरा थोड़ा सा यहीं पे आप देख लो, जस्ट गिव मी द 2 minutes माय डियर फ्रेंड्स। तो ये हमने वाटर क्वालिटी को देखा, ज्यादा होती है तो हम उसे ज्यादा पोल्यूटेड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए आता है कि जो हमने अभी एरेशन टैंक तो देख लिया, एरेशन टैंक देखने के बाद इट इज नीडेड, ये जो फ्लोक्स फॉर्मेशन हुआ था, मेश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ था, तो हम उसको सेकेंडरी क्लैरिफायर में, क्लैरिफायर का मतलब होता है जहां उनका फिल्ट्रेशन किया जाता है। तो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यहाँ हम क्या करते हैं कि वी अलाउड दिस सीवेज वाटर, जो इफ्लुएंट जो होता है, जो हम टैंक्स में उसको पास कर लेते हैं। तो बैक्टीरियल फ्लोक जो होता है यहाँ पे, वो सेडिमेंटेशन उसको हम अलाउ कर लेते हैं। सेडिमेशन अलाउड होने के बाद जो सॉलिड लाइक पार्टिकल बनता है, जो स्टेज बनती है, उसको हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। तो ये एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पोर्शन हम फिर से
एरेशन टैंक में ऐड करते हैं। इसलिए ऐड करते हैं कि ये जो बैक्टीरिया होता है अगेन दे विल गोइंग टू कंज्यूम द मोर ऑर्गेनिक मैटर। अगर ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी स्लज वी आर द प्रोसीड फॉर द स्लज ट्रीटमेंट, या उससे हम मैनुअल बना देते हैं या उसके लिए हम उसको डिस्पोज करने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो बैक्टीरियल प्लॉग्स बनता है आइदर वी कैन बी यूज एज इनोकुलम की तरह उनको यूज करते हैं, या एक्टिविटी जो स्लज होता है ये स्लज को हम आइदर एरेशन टैंक में फिर यूज करते हैं और आइदर वी कैन बी सेम फॉर द नेक्स्ट पर्पस जो ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल पर्पस के लिए उसको हम भेज देते हैं। तो देखो यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गई, फ्लॉक्स तो सेडिमेंट हो गया, एक्टिविटी स्लज को भी हमने यहाँ जो उसके ऊपर ट्रीटमेंट की जाती है ना उसको हम कहते हैं कि स्लज डाइजेशन। तो ये एक अनएरोबिक होता है। यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है सेकेंडरी मेथड में, तो इसीलिए हम उससे कहते हैं एरोबिक ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या होता है वी आर यूजिंग दिस स्लज एक्टिवेटेड स्लज इन द क्लोज्ड टैंक, जो हम वहां पे अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर होते हैं। अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में अनएरोबिक के लिए बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्लज को पूरा डाइजेशन कर लेते हैं। उनका डाइजेशन करने के बाद दे विल गोइंग टू प्रोड्यूस द सम गैसेस। जो गैसेस इन पे बनते हैं उसे हम मीथेन गैस कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो अगर मीथेन गैस हम ज्यादा मात्रा में रिकवर कर सकते हैं तो ये मीथेन गैस को हम यूज कर सकते हैं या एनर्जी के तौर पे। तो दिस थिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरोबिक की तरह और बाद में स्लज डाइजेशन में अनएरोबिक की तरह यूज करके जो वेस्टेज वाटर था उसका जो ऑर्गेनिक कंटेंट था उसको कम करना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम करना। उसका मतलब होता है कि ऑर्गेनिक मैटर कम हो चुके, तो एसटीपी का ऑब्जेक्टिव होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू कम करना। ये इंडिकेट करता है कि यस अप टू द कुछ लेवल तक ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे कम हो चुके हैं। दिस वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ टर्म्स आपको यहीं पे मालूम होते हैं कि टोटल यहाँ पे कंटेंट दिया है, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट दिया है। ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट का मतलब होता है जो वेस्ट वाटर होते हैं, वेस्ट वाटर में अलग अलग ही कंटेंट्स होती है, कुछ ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं। तो ये जो आता है ना केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब होता है कि ये ऑक्सीजन ये नॉट ओनली दी ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडेशन नहीं करता। सीओडी का मतलब होता है या सीओडी वैल्यू का मतलब होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज दी ऑक्सीजन डिमांड फॉर द कंजम्पशन ऑफ दी ऑर्गेनिक मैटर को भी कंजम्पशन करने की डिमांड होती है। एट द सेम टाइम जो इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, ये मोस्टली जो केमिकल इंडस्ट्री होती है, केमिकल इंडस्ट्री से जो सीवेज वाटर आता है ना उसमें ऑर्गेनिक मैटर तो नहीं होती, ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं होता, लेकिन उसमें नंबर ऑफ अदर इंग्रेडिएंट होते हैं। फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा होती है, मे भी यहाँ पे फेरियम ऑक्साइड होता है। तो इनके लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो काउंट करने के लिए हम सीओडी की वैल्यू करते हैं। तो वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर को मेजर करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स होती है। एक होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, दूसरा जो मेथड्स होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। वो क्या करता है ऑर्गेनिक मैटर एट द सेम टाइम इनऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीजन डिमांड कितना लगता है उनके ऑक्सीडेशन के लिए वैल्यू ऑफ सीओडी की वैल्यू निकाली जाती है। और ये सब जो कार्बन कंटेंट होते हैं उसके लिए हम टोटल ऑर्गेनिक कार्बन की वैल्यू लेते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ बीओडी की वैल्यू कम होगी, सीओडी की वैल्यू ज्यादा होगी और टीओसी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। यह आपको यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन की वैल्यू कम होगी, उससे ज्यादा यहाँ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू ज्यादा होगी और जो टोटल ऑर्गेनिक कार्बन है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ये पॉइंट हमारे बुक में बिल्कुल मेंशन नहीं किया हुआ, ओनली बीओडी को हमने मेंशन किया हुआ है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस पेरी के ऊपर होते तो मे भी चांसेस हो सकता है कि आपको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में अगर पूछा जाता है तो एटलीस्ट यू शुड बी अंडरस्टैंड कि ये टोटल मेजरमेंट होती है जो भी वाटर में केमिकल होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना ऑक्सीजन की डिमांड होती है। इन द सेम थिंग बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब होता है जो पानी में वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड कितनी होती है। और टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मीनिंग होता है पानी में जितने भी ऑर्गेनिक हो एट द सेम टाइम्स अदर जो ऑक्सीडाइजेबल हो, नॉन ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर्स हो, उनको
कंजम्पशन करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड कितनी होती है। तो ये बीओडी और सीओडी के मेथड दिए। तो कंपैरेटिवली बीओडी का अगर हम सैंपल लेते हैं तो ये टेस्ट करने के लिए 5 दिन का टाइम लगता है, और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। वी आर यूजिंग दी कुछ केमिकल यूज करते हैं, तो कंपैरेटिवली यहाँ पे हम एरोबिक बैक्टीरिया को यूज करते हैं। तो एरोबिक बैक्टीरिया को यूज करने के लिए 5 दिन का टाइम लगता है, लेकिन ये 2 आवर में टेस्ट कंप्लीट हो जाती है। वी आर यूजिंग दी रिएजेंट ऑफ द केमिकल। कौन से रिएजेंट हम यूज करते हैं? तो मोस्टली वी आर यूजिंग द बॉइलिंग सल्फ्यूरिक एसिड। पर्टिकुलर टाइम के लिए, टेम्परेचर के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो जस्ट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आप इसको इस तरह से लीजिए, मे बी ये कुछ काम के लिए होगी। नेक्स्ट टाइम कभी कभी आपको प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो वेस्ट वाटर हम नेचुरल थिंग्स को आउटलेट करने वाले हो, even we want to the better quality of that water also, we further shifted to this the ocean or the जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट से जो पानी आता है उसको हम टर्शियरी ट्रीटमेंट देते हैं। टर्शियरी ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि नदी में छोड़ने से पहले अगर उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं, फॉर एग्जांपल फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, मे बी नदी में जो भी नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं, बाय टेकिंग दिस न्यूट्रिएंट दे विल ग्रो इन वेरी बिग साइज। हम बहुत बार नदी में नंबर ऑफ प्लांट्स देखते हैं जो एटलीस्ट तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन उनकी तादाद बहुत बढ़ती है। इसलिए बढ़ती है कि उनको ज्यादा न्यूट्रिएंट इस वेस्टेज वाटर से मिलता है। अगर ये न्यूट्रिएंट को हम रिमूव कर लेते तो मे बी प्लांट के पार्टिकल्स या प्लांट नदी के पानी में ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती। ये टर्शियरी प्लांट या टर्शियरी का मेन पर्पस है। हमारे बुक में ओनली प्राइमरी और सेकेंडरी मेंशंस किया, टर्शियरी को मेंशंस नहीं किया। अगर टर्शियरी आता है तो आपको सिर्फ मेंशन करना है कि याद करना है कि ये न्यूट्रिएंट जो रिमूव होता है उनको रिमूव इस प्रोसीजर में किया जाता है। तो ये सेकेंडरी इफ्लुएंट आता है जो हम टर्शियरी ट्रीटमेंट में अगर चाहते तो हम उसको कर सकते हैं। तो ये जो इफ्लुएंट बाहर आता है तो ये हम नेचुरल बॉडी में मेथड में यूज कर लेते हैं। तो दिस इज दी टोटल सीवेज वाटर ट्रीटमेंट हमारे देश में किया जाता है। तो आज हम देखते हैं कि ये भारत की नंबर ऑफ सिटीज और उनके जो रिवर्स होते हैं वो पोल्यूटेड होते हैं। इसलिए जो हमारे फॉरेस्ट मिनिस्ट्री और क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनका एक नया नाम अभी है। इनको हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं और क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ने एक रिप्रेजेंटेटिव तौर पे 2 प्लान को इम्प्लीमेंट किया था, जिसे हम गंगा एक्शन प्लान भी कहते हैं, और ये आती है गंगा एक्शन प्लान, और दूसरा जो आता है ना ये आता है यमुना एक्शन प्लान। तो बोथ द प्लान दे आर कन्वर्टेड इनटू गंगा कल्याण योजना। तो मेन पर्पस यही था कि जितने बैंक ऑफ गंगा और यमुना के बैंक में जितनी सिटीज होती है उनका जो वेस्टेज आता है, जो सीवेज आता है, अनलेस एंड अंटिल इट विल नॉट अंडरगो द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं जाता तब तक उसको हम नेचुरल रिवर गंगा और यमुना में उसको छोड़ नहीं देंगे। दिस इज द प्लान वी हैव टू बी अंडरस्टैंड इन दिस वे। होपफुली मुझे लगता है कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और लास्ट प्लान जिस तरह से हम एसटीपी बोलते हैं, एसटीपी किसके लिए होता है? तो ये वेस्टेज वाटर जो सिटीज में आता है। लेकिन इफ्लुएंट किसे बोलते हैं? ईटीपी किसे बोलते हैं? ईटीपी का मतलब होता है कि जो इंडस्ट्री से वेस्टेज वाटर बाहर आता है और फॉर इट डिस्पोजल व्हिच मेथड आर यूज्ड, डिस्पोजल के मेथड के लिए जो यूज करती है हम इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। एसटीपी का मतलब क्या होता है? सिटी से बाहर आने वाला सीवेज वाटर के लिए ट्रीटमेंट वो एसटीपी होती है। लेकिन इंडस्ट्री से बाहर आने वाला जो डिस्पोजल वाटर्स होता है उनको जो ट्रीटमेंट दी जाती है नेचुरल रिवर को छोड़ने से पहले, उसको ईटीपी कहा जाता है, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। इन इफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? जस्ट कुछ टर्म्स है, जो इंडस्ट्रियल वाटर हमने उसके ऊपर कोई प्रोसीजर नहीं वो इन इफ्लुएंट होता है। इफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? यस, इंडस्ट्रियल वाटर को हमने ईटीपी प्लांट से पास किया हुआ है। उस स्लज का मतलब क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल वेस्टेज वाटर में होते हैं उनको हम सेडिमेशन करके कई उनका सॉलिड पार्ट बना देते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये स्लज यूज करते हैं। होपफुली ये छोटा सा पार्ट था, समझना बहुत इंपॉर्टेंस है। हमने समराइज कर दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ यूज किया जाता है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरोबिक में यूज किया जाता है, एट द सेम टाइम अनएरोबिक में यूज किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कहाँ से होते हैं? तो जो वेस्टेज वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसी का हम यूज करते हैं। होपफुली मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.